Hello students, welcomes to my channel Economics Hub. Good morning you all. Students, आज आप सबके सामने मैं चैप्टर 2 मतलब यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रही हूँ. ठीक है. इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, यूटिलिटी के बारे में क्या क्या पढ़ा, मीनिंग्स, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा सा ज़रूरी होता है ताकि आप सबको एक रिकॉल हो जाए. ओके. हमने क्या क्या पढ़ा यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में, इंट्रोडक्शंस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स, देन टाइप्स, देन कॉन्सेप्ट, then relationship between TU and MU, and then last that is the law of diminishing marginal utility, that is DMU. ओके. उसका फिर एक्सेप्शंस पढ़ा, एग्जेम्पशंस पढ़ा, देन क्रिटिसिज्म पढ़ा. अब आज आप सबके सामने मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ से. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के बारे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट चैप्टर्स पे आते हैं और जल्दी से हम स्टेटमेंट ऑफ द लॉ स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें समझना है. ओके. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि हाउ DMU इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, देन उसका एजम्पशन क्या है, उसका एक्सेप्शंस क्या है, लूप होल्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है. अब आप पढ़ेंगे कि हाउ एंड इन व्हाट वे दिस लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. What is the significance? So, the law of diminishing marginal utility is very popular and an important law in economics because of its universal application. Okay? तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है और लर्न करना है. यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है. तो पहला पॉइंट है, इट इज़ यूजफुल टू द कंज्यूमर. The law creates awareness among the consumers to obtain maximum utility from the limited resources. It is necessary to diversify the consumption. What is the meaning that how it is useful to the consumers? ये कंज्यूमर को कैसे यूज़फुल है? ये इस तरह से कंज्यूमर को यूज़फुल है, जब हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम प्राइस पूछते हैं, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू गेट द कमोडिटी, गुड क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी एट द चीपर रेट. और ये हर जगह सभी का नेचर है. ये लॉ हुआ ना यूनिवर्सली एप्लीकेबल. हर इंसान चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट. कम पैसा लगाना और ज़्यादा का इंजॉयमेंट लेना, ये सभी का आदत है. पूरी दुनिया में सबका नेचर है ये, चाहे वो कोई भी हो. सही. इन दिस वे दिस लॉ इज़ वेरी हेल्पफुल टू द कंज्यूमर्स. नाउ इसी तरह से ये लॉ हमारे गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. The law is useful to government in framing various policies such as progressive tax policy, trade policy, pricing policy, etc. Yes. और गवर्नमेंट तो एक जगह नहीं होती, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट होती है, और हर जगह की गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, बजट, इन सारी चीज़ों को फ्रेम करना ही पड़ता है. येस और नो. तो गवर्नमेंट की भी थिंकिंग यही रहती है ना कि हाउ आई कैन गिव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू माई पब्लिक, टू माई कंट्रीज पीपल एट द मिनिमम एफर्ट्स. मैं कितने में कैसे कम से कम मेरा इंपोर्ट में पैसा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक्सपोर्ट कैसे हो ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच सकें, फिर मैं उसे अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकूं, प्लान कर सकूं. तो हुआ ना इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल. येस. नाउ थर्ड इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़. येस. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ ऑलवेज कम्स फॉर शॉर्ट नोट्स. तो पहले समझो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब क्या? तो पैराडॉक्स का मतलब होता है अपोजिट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? अपोजिट. ओके. अब समझो इसमें अपोजिट क्या है. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ मतलब अपोजिट. सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc.
Okay, more value in use but less value in exchange. हुआ ना ऑपोजिट? यस और नो? अभी मैंने बताया था ना पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. हमको अगर सनशाइन नहीं मिले तो हमारी क्या हालत होगी, हमको पानी नहीं मिले तो हमारी क्या हालत होगी, पर हम इसके लिए कितना पैसा देते हैं. हवा तो हमको फ्री में मिलता है, नेचुरल, गिवन बाय गॉड. लेकिन अगर वो हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, वी विल डाई. यस, तो वैल्यू लेस है बट उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है. समझ में आया? आफ्टर दैट as well as goods that have more value in exchange and less value in use such as gold, diamonds etc. Just opposite, हम लोग कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, लाइक एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, पर हम उसका यूज़ कितना करते हैं? हमारे लॉकर में ही पड़े पड़े, अगर उसको कभी पहना भी तो डरते रहते हैं, अरे कोई चोरी ना कर ले, अरे कोई चुरा ना ले. हमेशा उसको संभालने में ही लगे रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमने उससे बहुत ज़्यादा पैसा डाला है ना, तो पूरा ध्यान उसके सिक्योरिटी में जाता है, उसको बैंक में रखते हैं. वी आर पेइंग मोर यूजिंग लेस. ऑन द अदर हैंड, सनशाइन, वाटर, ऑक्सीजन, एयर, वी आर यूजिंग मोर एंड पेइंग लेस. तो हुआ ना अपोजिट, हुआ ना पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. समझ में आया? फॉलोड? तो ये हमेशा शॉर्ट नोट्स में आता है, तो इसको लर्न कर लेना. नाउ नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. बेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बेस, किसी चीज़ का बेस. तो हमारे जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें आप लॉ क्या है, डिमांड क्या है, ये आप सारी चीज़ें इन डिटेल यू विल डू स्टडी. बट ये लॉ ऑफ डिमांड का बेस कैसे है? सीधी सी बात है, जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी हम उसको डिमांड ही नहीं करेंगे. सो ड्यू टू दैट यूटिलिटी इज़, हमारी यूजफुलनेस इज़ द बेस, इट इज़ द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, so the law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. According to the law of demand, the quantity demanded of a goods rises with a fall in price and fall with an increase in price. Yes or no? जब किसी सामान का प्राइस बढ़ा होता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जब उसका प्राइस कम होता है, डाउन होता है, तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं. ये हमारा मेन बेसिक लॉ है जो सब जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है. सो ड्यू टू दैट वी से दैट लॉ ऑफ DMU इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. Okay, so when a consumer purchases more and more units of the good, its marginal utility steadily declines. Hence, he would buy additional units of the commodity only at a lower price. मार्केट में देखो, जब टोमेटो का रेट डाउन रहता है तो हम लोग कितना ज़्यादा खरीदते हैं, और कुछ दिन में उब जाते हैं, बस बस अभी नहीं चाहिए. येस और नो? लेकिन जब ज़्यादा रहता है तो नहीं खरीदते ना. सो दिस इज़ कॉल्ड बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. तो आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ अच्छे से समझ में आ गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. इसके पहले के टॉपिक में आपने पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. यहाँ पे आप पढ़ रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पे समझना है. ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम हर चीज़ को एज्यूम करते हैं. क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे हम इस लॉ को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एजम्पशन, एज्यूम करके. ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप इस चैप्टर को समझ चुके हो, आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है. वी कैन फील, वी कैन टच बट वी कैन नॉट टच. सॉरी, वी कैन फील बट वी कैन नॉट टच. तो यहाँ पे भी हमें पैसे के साथ जो रिलेशन समझाया गया है वो इसी तरह से कि मार्जिनल यूटिलिटी के साथ हमारा पैसे का रिलेशन कैसे मैच होता है, दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द एक इमेजिनेटिव एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, सो let us discuss the relationship between MU and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility marginal forms the basis of the law of demand. It is perfect example of practical application of the law of diminishing marginal utility. Or to understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money.
इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, अगर आपको रिलेशनशिप समझना है मार्जिनल यूटिलिटी का, तो सबसे पहले इसे आपको प्राइस के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है, लेट अस एज्यूम दैट 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10, सो मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इज ₹50। अब यहाँ पे हमने कहा क्या एज्यूम किया है, 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब 1 यूनिट का मतलब हुआ, जैसे समझो आपने एक प्लेट में आपने एक स्वीट खाया, या आपने एक प्लेट में आपने एक सैंडविच खाया, ठीक है। अब उस सैंडविच का आपने कितना मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम किया, उस सैंडविच के आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम किया, ठीक है। और इस 10 यूनिट्स का जो हमने प्राइस कैलकुलेट किया है वो कितना किया है, 50 रुपये किया है। मतलब आप जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसको यहाँ पे एक इमेजिनेशन दिया कि आप उसको कितने बार यूज़ कर रहे हैं, 10 बार यूज़ कर रहे हैं। यू आर कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 10 यूनिट्स, ओके। और उस 10 यूनिट्स के लिए हमने मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, 50 एज्यूम किया है, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग टेबल का कैलकुलेशन समझेंगे, ओके। तो चलो अब आ जाओ टेबल पे। टेबल देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे यानी कितने यूनिट्स दिए हुए हैं, 6 यूनिट्स का मतलब होता है जो सामान को हम यूज़ कर रहे हैं। अभी इसका MU कितना है वो दिया है, फिर MU इन टर्म्स ऑफ मनी जो मैंने अभी बताया कि कन्वर्ट किया गया है, एंड देन मार्केट प्राइस दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ 10, मतलब पहले यूनिट में जब आपने 10 पहले कमोडिटी का जब आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम किया तो एक का 10 रुपया है, तो 10 यूनिट के लिए आप कितना दोगे, 100 रुपया ही दोगे ना। अगर आपने एक पेंसिल लिया 10 रुपये का, तो आपको अगर सेम 10 पेंसिल लेनी हो तो आप कितना दोगे, 100 रुपीज़ हुआ ना उसका, यस और नो। तो ये आपका हो गया 100, और उसका मार्केट प्राइस कितना है, 50 रुपया है। तो जब 50 रुपया है मतलब कि सामान का प्राइस कम है मार्केट में, तो आप चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हो, यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 100 MU पे मार्केट प्राइस कितना है, 50, मतलब प्राइस इज़ लेस, डिमांड इज़ मोर, यस। सेकेंड टाइम पे जब आप उसका 8 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपने कितना उसको दिया, 80 रुपया, और यहाँ पे भी मार्केट प्राइस कितना है, सिर्फ 50 रुपया है, अगेन MU इज़ मोर। लेकिन थर्ड यूनिट पे जब आप 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो आपने कितना किया, 70 रुपीज़, तो यहाँ पे और मार्केट प्राइस कितना है, 50, यहाँ वापस MU ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट पे आपने 5 यूनिट से कंज्यूम किया, तो यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट पे आपका इक्वल हो रहा है MU भी और मार्केट प्राइस भी। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल दिया है, एज्यूम किया है कि हमारे बिहेवियर में ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी हमारा मार्केट प्राइस और जो कंज्यूमर्स जो सामान खरीद रहे हैं वो दोनों सेम हो जाता है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे ये एज्यूम किया है, ओके। तो आपका मार्केट प्राइस भी 50 है और आपने जितना मार्जिनल यूनिट जो कंज्यूम किया वो भी कितना है, 50। अब आ जाओ नीचे, अब यहाँ पे हमारा रेट बढ़ गया, 5th यूनिट पे हमने 30 रुपीज़ ही किया, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना है, 50, मतलब हमारा अब मार्केट का प्राइस बढ़ गया और हमारा कंजम्पशन कम हो गया, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गई ना, तो हमने उसका कम यूनिट ख़रीदा, हमने उसका कम यूनिट कंज्यूम किया, कम यूनिट यूज़ किया, तो यहाँ पे MU क्या हो गया, लेस हो गया, मार्केट प्राइस ज़्यादा हो गया। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमारा मार्केट प्राइस ज़्यादा है और MU हमारा लेस है। तो समझ में आया ना, विद द हेल्प ऑफ द मनी, when the price will be more we will use less, when the price will be less we will use more, and कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा MU फोर्थ पॉइंट पे हमारा MU और मार्केट प्राइस दोनों क्या हो जाता है, इक्वल। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन MU एंड प्राइस, ओके, जिसको यहाँ पे एक एज्यूम करके टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा ना कि प्राइस के हिसाब से हमारे डिमांड में क्या डिफरेंस आता है, गेटिंग। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन। सो द टेबल शोज दैट कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X फॉर हिज कंजम्पशन वन आफ्टर द अदर, सो मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक गोज ऑन डिमिनिशिंग
with every further units consumed. When MU is converted in terms of money, one can easily compare it with market price which is shown in the column of 5th of table. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे MU पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, हमारे जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है प्राइस का. ओके, नाउ next explanation. For the first 3 units consumed, it is found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid. A rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more. आपको समझ में आया ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही है. एंड द फोर्थ यूनिट हमारा प्राइस और MU क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है. तो ये एक्सप्लेनेशन है. बट इन केस ऑफ 5th एंड 6th यूनिट हमारा मार्जिनल यूटिलिटी लेस हो रहा है. क्यों? मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में. रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय फर्दर वंस द इक्वालिटी बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज एस्टैब्लिश्ड. ये आपका इकोनॉमिकल वर्डिंग्स है जो मैंने आपको अभी टेबल में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसको लर्न कर सकते हो ईजिली. So from the given following table, inference can be made with the reference to marginal utility and price. मतलब हमारे प्राइस के साथ हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत गहरा रिलेशन है. प्राइस इज मोर, डिमांड इज लेस. प्राइस इज लेस, डिमांड इज मोर. यस, अब आप आ जाओ यहाँ पे जो हमारे MCQs में आता है. यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बायज because MU is greater than price are called intra-marginal unit. जब हमारा MU ज़्यादा होता है प्राइस से तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. एग्ज़ाम में आपको आएगा व्हेन MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस इट इज़ कॉल्ड डैश. सो इट इज़ कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स. ओके, एंड नाउ द सेकेंड MCQs is units at which MU becomes equal. So this is called marginal unit. That is MU of commodity X is equal to price of commodity X. So it is called consumer's equilibrium. So you can write either marginal unit or consumer's equilibrium. Okay. Then third is unit which a rational consumer is not willing to buy and consume where he has to pay more than MU are called extra marginal units. मतलब जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो कंज्यूमर इंटरेस्टेड नहीं है ख़रीदने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स. आपको ये भी लर्न करना है और ये भी लर्न करना है. ओके, दिस ऑल कम्स फॉर MCQs. सो नेक्स्ट, सो द रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन MU इज इक्वल टू, मतलब जब हमारा मार्केट प्राइस और MU दोनों इक्वल हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम व्हेन MU ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस पेव्ड बाय द लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर? यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? हमने इसमें क्या क्या पढ़ा वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया. मीनिंग, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, टाइप्स, कॉन्सेप्ट्स, relationship between TU and MU, then assumptions, then exceptions of DMU, then criticism of the law, then significance of the law, and the last that is relationship between marginal utility and price. यहाँ तक होप्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, complete the following statement by choosing the correct alternatives. So in the law of diminishing marginal utility, Alfred Marshall assumed that marginal utility of money is, yes, correct answer is what? Marginal utility of money is, answer is remains constant, that is B. Second question, as per the law of diminishing marginal utility, measurement of utility is assumed to be, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैंने बहुत बार करवाया है, cardinal, ordinal, what? So the answer will be cardinal because it is the law of diminishing marginal utility. जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो समझाया था. Yes, and now the next is MU of the commodity becomes negative. आया ना, मैंने आपको समझाया था ना कि आप ये लर्न करो. देखो आया, MU of the commodity becomes negative when TU of the commodity is what? So the answer, आपका आंसर आएगा falling. Your answer will be falling. Now
द नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ स्टेटिटी का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ स्टेटिटी मीन्स, यस, कौन सा आंसर आएगा? टी यू इज मैक्सिमम एंड एम यू इज ज़ीरो. ओके, सी. एंड फिफ्थ इज when mu is falling, आयन ऑब्जेक्टिव्स में when mu is falling, tu is what? चलो बताओ. when mu is falling, tu is also falling और what? क्या आंसर आएगा आपका? बोलो बोलो जल्दी बोलो. when mu is falling, tu is falling. yes or no? yes. when mu is falling, then tu is also falling. clear? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मैच द पेयर. टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी. सो इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शंस में? जल्दी बोलो. इसका आंसर रहेगा सेकेंड वन, दैट इज फर्स्ट का बी रहेगा आपका. फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी. ओके, नाउ statement indicating consumers equilibrium, what will be the answer? So your answer is mu is equal to price. mu is equal to price, B. okay, and now question number third, that is identify and explain the concept from the given illustration. So students, जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में करना है, दैट इज़ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपको 1 मार्क होता है लिखने के लिए आइडेंटिफिकेशन, और सेकेंड 1 मार्क होता है, 2 मार्क का ये यूजुअली 4 मार्क्स में आता है. 1 मार्क होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और 3 मार्क्स होता है एक्सप्लेनेशन के लिए. तो और एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना है. ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू राइट पॉइंट वाइज. क्लियर? तो आपका पहला क्वेश्चन है, सलमा परचेज्ड स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सीजन. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के, अभी इसी साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था. सिर्फ सलमा का नाम चेंज करके दूसरा नाम डाल दिया गया था. तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में होती रहती हैं. अब सलमा स्वेटर कब खरीदेगी? सीधी सी बात है, गर्मी में तो नहीं खरीदेगी, बारिश में तो नहीं खरीदेगी, ठंडी में ही खरीदेगी, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम. तो इसका आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या होगा? टाइम यूटिलिटी. इस पे मिलेगा आपको 1 मार्क. आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट आप क्या लिखोगे? आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट. आपका आंसर है टाइम यूटिलिटी. ओके, अब आप नीचे एक लाइन छोड़ के क्या डालोगे? एक्सप्लेनेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. दिस वे इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर पेपर देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द गुड मार्क. तो आप डाल सकते हैं यूटिलिटी इंक्रीज्ड और डिराइव्ड बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी. 2 पॉइंट्स बना दिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलेश परचेज्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर. अब नीलेश ने क्या खरीदा? ऑर्नामेंट्स को खरीद लिया. ऑर्नामेंट्स खरीद लिया मतलब वो उसका हो गया. यस. तो ये कौन सी यूटिलिटी हुई? आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट. ये हो गया पजेशन यूटिलिटी. कौन सी यूटिलिटी हो गई? पजेशन यूटिलिटी. तो इसका आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या होगा? पजेशन यूटिलिटी. ओके, अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो. दैट explanation of the concept that utility increased or obtained from the transfer of the ownership because नीलेश ने क्या किया था? सामान को खरीदा था. तो रिटेलर के पास से किसके पास आया? नीलेश के पास आया. तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रहा है ना? यस. तो आप बोल सकते हो दैट यूटिलिटी इंक्रीज्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो इट इज़ कॉल्ड पजेशन यूटिलिटी. क्लियर? अब आपका आता है थर्ड, दैट इज कविता
consumed 5 units of oranges one after the other. तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? देखो मैंने बताया कि हम हमेशा कंज्यूम करते हैं, हमारी कंटिन्यूटी रहती है. येस और नो? डी लॉ ऑफ हमारा डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या कहता है? यू ऑलवेज कंज्यूम, यहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है. तो यहाँ पे इसका आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन. बिकॉज कविता क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक के बाद एक, वो कंटिन्यू 5 ऑरेंज खा रही है. तो इसका आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या बना? कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन. ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दैट continuity in consumption is a type of consumption in which various units of the commodity are consumed in quick succession, one after the other. Clear? हो गया इसका आंसर. अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दैट भूषण refused to eat 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपातीज. आ गया ना? हमको नहीं चाहिए भाई, बस हो गया नेगेटिविटी. हमको अब मेरा आंसर ना में जा रहा है. आई डोंट वांट. सो इसका आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ स्टैटिटी ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर. आई एम सेटिस्फाइड, नाउ आई डोंट वांट. तो आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट यू हैव टू राइट पॉइंट ऑफ स्टैटिटी ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर. एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो. That is, the various units of the commodity consumed in quick succession leads to decrease in intensity of want and increase in the satisfaction. So at a particular point, consumers' wants gets fully satisfied. Okay, and this is called the point of satiety. Now, the next is Lalita satisfied her want of writing on essay by using पेन एंड नोटबुक. अब वो यहाँ पे क्या कर रही है? पेन और नोटबुक लेके उसका यूज़ कर रही है, मतलब उसको यूटिलाइज कर रही है. यस. तो आपका आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट आएगा यूटिलिटी. एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यूटिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट. क्लियर? आगे सारे. अब आता है क्वेश्चन नंबर 5. That is, answer in detail, state and explain the law of diminishing marginal utility with its exceptions. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सेप्शंस भी पढ़ाया है, मैंने आपको एग्जाम्पशंस भी पढ़ाया है. टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा सारा पॉइंट्स है, आप वहाँ से मार्किंग करके लिख सकते हो. क्लियर? यस. अब हम लोग चलते हैं एंड ऑफ द स्लाइड शो, क्योंकि अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म. ओके, तो अब हम इस चैप्टर को यहीं पे, इस टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं. ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. बाय बाय.